तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल की डेवलपमेंट को आज आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कुछ और नई सूचनाएं उसी इशू को लेके और नई आ रही हैं। आज सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार के पुराने मुख्यमंत्री और अभी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई पुलिस को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने भी नॉन क्रिमिनल्स हैं जिनका पुलिस रिकॉर्ड है और ख़ास तौर पे वो जिनका अंडरवर्ल्ड से रिश्ता है, वो अंडरवर्ल्ड के रिश्ते भले दाऊद से हों, छोटा राजन से हों या किसी और गैंग से हों, उनकी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट बनाई जाए। ये बहुत बड़ी एक बात है। पहली बार महाराष्ट्र सरकार ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर शिकंजा कसने जा रही है। आज अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट बनाई जाएगी तो कल उनकी मालकियत की, उसके मालकाना जो हक है वो किसके पास हैं, किसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, फिर उसकी जो है जांच शुरू होगी। फिर जो देखा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी जितने करोड़ की, देखिए तो मुंबई में बहुत फ़र्क पड़ता है। पंजाब के एक गांव में अगर आप 8-10 कमरों की एक कोठी भी किसी की सीज करते हो तो उसकी कीमत कोई 1.5-2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मुंबई के किसी इलाके में भी अगर आपने 3 बेडरूम का फ्लैट भी सीज किया, अगर उसकी इंक्वायरी करो पैसा कहाँ से आया, 3 बेडरूम किचन हॉल का फ्लैट जिसका एरिया कोई 1000 के स्क्वायर फुट के करीब होता है, इससे ज़्यादा मुंबई में नहीं बनता है। तो अब 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत 3.5-4 करोड़ रुपया आम इलाकों में है। अगर पॉश इलाके में जहाँ वर्ली है, अगरीपाड़ा है, महालक्ष्मी है, मोहम्मद अली रोड है, जो अंडरवर्ल्ड के गढ़ एरियाज हैं, वहाँ पे एक एक फ्लैट की कीमत 6-7 करोड़ से लेके 15-20 करोड़ तक भी है। अब देखिए, जब ये लिस्ट बनेगी कौन सा गैंगस्टर किस गैंग के साथ जुड़ा हुआ है और कहाँ रहता है, उसके जब एड्रेसेस इकट्ठे किए जाएंगे, जब उनकी आगे इंक्वायरी होगी, बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारे बिल्डर्स ने फ्री में घर दिए हुए थे अंडरवर्ल्ड वालों को, क्योंकि वही अंडरवर्ल्ड वाले पहले बिल्डर का प्लॉट खाली करवाते थे। बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती थी। अब आज देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, और ये उन्होंने आज ये हुक्म निकाला है, मुंबई के साथ साथ थाना, पालघर जिला और पूना, नासिक, ये 5 ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे नवी मुंबई, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड काफ़ी सरगर्म है, आज भी है। अब वो हमने एक सीरीज शुरू की थी, अंडरवर्ल्ड वाले आजकल क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसको बीच में रोकना पड़ा। कल NIA की जो बड़ी कार्रवाई हुई, और आज उसकी दूसरी कड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, कल से भी ज़्यादा, क्योंकि अभी अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं के अलावा उनके जो गुर्गे हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमित शाह की और बीजेपी की, अजीत डोभाल और NIA के जो चीफ हैं उनकी दिनकर गुप्ता, और जो CBI के चीफ हैं सुबोध जायसवाल, वो महाराष्ट्र काडर के हैं, पहले महाराष्ट्र के DGP थे, वहाँ से बाद वो CBI के डायरेक्टर बने हैं। तो इन सब लोगों के मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़े लेवल पे कोई मीटिंग हुई है, कुछ इशारे मिले थे पिछले दिनी। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जब तक आप जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल हमें लगते हैं, जो समाज में विचरते हैं, हफ्ता इकट्ठा करते हैं, एक्सटॉर्शन लेते हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। गली मोहल्ले में, सोसाइटी में उनका एक चेन ऑफ कमांड बनता है। और अगर आप कहीं उसको थोड़ा ध्यान से सोचें, दूरंदेशी से, आने वाले दिनों में कल कहीं खुदा ना खास्ता
नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो जाए, कहीं कम्युनल राइट्स हो जाएं, तो आप देखिए ऐसे लोगों की जो चेन ऑफ कमांड है, जो इनके नीचे लड़के काम करते हैं, वो क्या गुल खिलाएंगे, ये आपके सामने आप सोच सकते हो, उसको विजुअलाइज कर सकते हो आप। शायद इसी तरीके की आने वाले में जो समय में जो घटनाएं होने की आशंका है। हमने थोड़े दिन पहले एक और एपिसोड बनाया था कि पाकिस्तान की आईएसआई हिंदुस्तान के अपने जो उनके एजेंट्स हैं उनके साथ मिलके एक कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। अब वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हड़ आए हुए हैं। 1/3 1/3 पाकिस्तान का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। बहुत प्रॉब्लम चल रही है, शायद इसलिए कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट स्लो हुआ होगा, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हिंदुस्तान सरकार और हमारी एजेंसीज कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसके पहले कि वो अटैक करें, ये अपनी मोर्चाबंदी पहले कर रहे हैं। और कल जो पूरे उत्तर भारत में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पे जो कल रेड्स जो एनआईए ने की हैं, वो उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा लगती हैं। और आज मुंबई पुलिस का को ये हदायत पूना पुलिस को, नासिक पुलिस को होम मिनिस्टर की तरफ से, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। मुझे लगता है आने वाले 1.5-2 महीनों में एक बहुत बड़ी कार्रवाई, जैसे अभी 5 राज्यों में हुई थी, उसी तरह मुंबई के इर्द गिर्द 5 बड़े शहरों में एक बहुत बड़ी कार्रवाई ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ होने वाली है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है। आज ही एक बहुत बड़ी मीटिंग कुछ लोगों की हुई दिल्ली में, पहले भी हुई थी 15 दिन पहले। उस मीटिंग में हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो विदेश मंत्रालय है, वो एक बहुत बड़े लेवल पे एक डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट जिसको कहते हैं, वो चलाने की फिराक में है। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के भागे हुए जो लोग, भगौड़ा लोग बैठे हैं, कीनिया में, साउथ अफ्रीका में, दुबई में, लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में, और नेपाल में, सिंगापुर में, हांगकांग में, या दूसरी तरफ यूरोप के कुछ देशों में, इंग्लैंड में, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, इस किस्म के लोग, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो रशिया से नए नए आज़ाद हुए थे, जब रशिया टूटा तो आर्मेनिया हुआ, अज़रबैजान हुआ, इस किस्म के कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे जो लोग बड़ी आसानी से जाके शरण ले लेते हैं, हिंदुस्तान में वांटेड होते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस हैं। तो अभी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री रेड कॉर्नर नोटिस को लेके पूरी तरह से इंटरपोल के सहारे नहीं रहना चाहती। जिन जिन देशों में जो भगौड़ा लोग बैठे हैं, वहाँ के जो हमारे सफ़ीर हैं, हमारे जो एम्बेसडर हैं, उनको कहा गया है बहुत स्ट्रिक्टली कि वो अपना असर रसूख डिप्लोमेटिक पावर्स इस्तेमाल करके, डिप्लोमेसी के ज़रिए उन देशों के फॉरेन मिनिस्टर से बात करके, उनके होम मिनिस्टर से बात करके, उनकी पुलिस से बात करके, उन लोगों को जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आज तक कभी किसी ने नहीं की। हर एजेंसी एक दूसरे के ऊपर अपना बोझा डालने की कोशिश करते रहते हैं। इसके पहले फॉरेन मिनिस्ट्री हमेशा ये कहती थी कि क्रिमिनल्स को वापस लाना हमारा काम नहीं है, वो तो सीबीआई का काम है या इंटरपोल का काम है। लेकिन अभी जो आज की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो कहती है कि इन लोगों के बाहर बैठने से नुकसान तो देश का होता है, गड़बड़ तो वो हिंदुस्तान में कर रहे हैं, और बाहर बैठ के वो अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। तो जिन केसों में फॉरेन लैंड पे कोई केस नहीं चल रहा, जैसे नीरव मोदी जो इतने बड़े बैंक घोटाले में इंग्लैंड भाग गया, लेकिन उसको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन ब्रिटिश लॉज की है। इसी तरह चोकसी, उसके ऊपर कुछ प्रोटेक्शन है। विजय माल्या, उसका केस भी अभी फाइनल अपील के लिए पेंडिंग पड़ा है। इसलिए ऐसे लोगों को लाना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन
जो रिसेंट अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो कीनिया में अरेस्ट हुआ है, उसके ऊपर वहाँ पे कोई अभी केस नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, वो लोकल कोर्ट में नहीं वांटेड है, कुछ अपील नहीं की है उसने। इसी तरह उसका एक भांजा सचिन बिश्नोई, वो अज़रबैजान के वहाँ पुलिस ने काबू किया हुआ है। ये दोनों लोग इसलिए पकड़े गए क्योंकि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमारी एम्बेसीज को वहाँ बताया कि जो दोनों लोग जिन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं वो दोनों पासपोर्ट फेक हैं। तो वहाँ पे सीधा दखल जो था वो फॉरेन मिनिस्ट्री का आ गया और हमारे जो एम्बेसीज थी उन्होंने इन दोनों देशों की हुकूमत को बताया कि आपके देश में हमारे देश से जो लोग दाखिल हुए हैं उनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो नकली हैं। तो उस बात को बेस बना के हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब रही और दोनों लोगों को वहाँ पे डिटेन किया हुआ है। अब आगे की बात भी चल रही होगी क्योंकि अगर फॉरेन मिनिस्ट्री ने इतना ज़ोर लगा के उनको डिटेन करवाया है तो उनको वापस लाने की कार्रवाई भी उतनी ही गर्मजोशी से चल रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात आती है गोल्डी बराड़, एक को रिंदा पाकिस्तान में है, पंजाब का बहुत बड़े कार्ड उसने महाराष्ट्र में भी किए, कोई 100 से ज़्यादा केसेस में थे वो, नांदेड़ और नांदेड़ के आसपास के इलाकों में वांटेड है महाराष्ट्र में, पंजाब में बहुत केसेस था उसके ऊपर, वो पाकिस्तान में बैठा है। एक कोई दूसरा है लिंडा हरी के, उसके ऊपर कुछ केस हैं, लखबीर सिंह है, इस किस्म के काफ़ी सारे गैंगस्टर हैं, लक्की पटियाल है जो आर्मीनिया में बैठा है, गोल्डी बराड़ लेटेस्ट जो सिद्धू मूसेवाला केस में मेन अक्यूज़ड है, वन ऑफ द मेन अक्यूज़। अब इन लोगों को डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान को छोड़ के, जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनको लाना तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है, उनको आप भूल जाइए। लेकिन जो जर्मनी में, आर्मीनिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ और केसेस में वांटेड हैं, बड़े बैंक फ्रॉड में करके अब इंग्लैंड में आराम से बैठ रहे हैं, कुछ खालिस्तानी पुराने एलिमेंट्स हैं जो अभी तक सरकार की नज़रों में हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तेज़ हो सकती है। लेकिन अभी जो फोकस लगता है मुझे यूनियन होम मिनिस्ट्री का और फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो बेसिकली गैंगस्टर्स के ऊपर है, क्योंकि यही गैंगस्टर बाद में देश के दुश्मनों के साथ मिल के कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने के काबिल होते हैं, क्योंकि इनके पास एक नेटवर्क होता है, इनके पास एक रेडी आर्मी होती है, इनके पास फुट सोल्जर होते हैं जो इनके काम करते हैं। और तीसरी बात सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट, जो कल NIA की इतनी बड़ी रेड नॉर्थ इंडिया में हुई, उत्तर भारत में हुई, उसके तार कहीं ना कहीं, उसका जो फोकस कहीं ना कहीं लगता है वो मुंबई से जुड़ा हुआ है। आज मुंबई के सीनियर ऑफिसर्स की एक टीम सलमान खान के घर पहुंची। एक्टर हैं, आपको मालूम है, कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं हमेशा, कभी ब्लैक बक मारने का केस, कभी शराब पी के गाड़ी चलाने का केस, सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ, जितने गवाह थे सब मर गए या मुकर गए। और उनकी हरकतें इस किस्म की, कानून के साथ छेड़छाड़ करना। और उस आदमी को पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दे रखी थी। एक शाहरुख खान का आदमी उसकी रैकी करके आया था, वो नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया। उनको सिक्योरिटी देख के घबर गए, बोलते हमें तो बड़े हथियार चाहिए। जिस तरह सिद्धू मूसेवाले के केस में उसी शाहरुख खान ने बोला था इसी साल फरवरी में कि यहाँ पे इसको छोटे हथियारों से मारना बहुत मुश्किल है, हमें बड़े हथियार चाहिए। उसके बाद फिर कहते हैं कि दोबारा फिर रैकी की गई, जिसमें दीपक मुंडी और इसके साथ जो कपिल पंडित जो पकड़ा गया है, उसने महाराष्ट्र के संतोष जाधव के साथ मिलके सलमान खान के घर की रैकी की। अभी शाहरुख खान की नहीं, सलमान खान की अभी उसकी रैकी। उसको इस बात से जोड़ के देखा जा रहा है कि ब्लैक बक केस है, जो काला हिरन होता है, उसकी बिश्नोई समाज पूजा करता है। जैसे आम हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, बैल की करते हैं,
उसी तरह बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। तो लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को अपने समाज का हीरो बनाना चाहता है, अपने समाज की जो उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका रक्षक साबित करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि आपके लिए मैं अपने कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए सलमान खान को धमकी। आज पंजाब पुलिस के, आज महाराष्ट्र पुलिस के, मुंबई पुलिस के बड़े ऑफिसर सलमान खान के घर, उसके अपार्टमेंट, गैलेक्सी अपार्टमेंट जिसका नाम है, समुद्र के किनारे बांद्रा में फ्लैट्स हैं उनके, एक ही फ्लोर पे कई फ्लैट हैं, तो वहाँ पे जाके उसकी सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। आज से कुछ दिन पहले उसको एक लाइसेंस वेपन रखने का लाइसेंस भी दिया गया, जो आज के पहले नहीं था उसके पास। लेकिन उसकी ज़िंदगी को तरजीह देते हुए इतना बड़ा एक्शन सरकार पहले से ले रही है। मुझे कई बार हैरानी होती है, अगर इसी किस्म की तहकीकात, इसी किस्म के प्रिकॉशन जो थे, तहकीकात नहीं प्रिकॉशन, अगर सिद्धू मूसेवाला के केस में लिए होते तो शायद आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच होता। उसकी सिक्योरिटी के लिए इतना यत्न किसी ने नहीं किया। सलमान खान की जान की सबको चिंता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पुलिस का ये एक फ़र्ज़ बनता है, लेकिन एक आदमी की बैकग्राउंड भी देखनी चाहिए। जो आदमी इतने केसेस में इन्वॉल्व, उसकी रक्षा करने के लिए आप इतने तत्पर हो जाते हो, और दूसरी तरफ पंजाब का एक सीधा साधा लड़का एक उठ के इतनी बड़ी हैसियत बनाता है अपनी, उसकी सिक्योरिटी आप एन समय पे विड्रा कर लेते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसीलिए सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप को बहुत रंजिश है पॉलिटिकल सिस्टम से, पुलिस के सिस्टम से। अब उनको खुद धमकियाँ आने लगी हैं। तो अच्छी बात है, सलमान खान को सिक्योरिटी दीजिए आप, लेकिन बलकौर सिंह को भी दीजिए। इसी तरह जो पंजाब के और लोग जो सिंगर्स हैं और कलाकार हैं जिनको अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ आ रही हैं, गैंगस्टर जिनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको भी सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो खैर ये सरकार का मामला है, हमारा काम तो इशू उठाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना सरकारी एजेंसियों का काम है। अच्छा काम होगा तो हम तारीफ़ करेंगे, अगर कहीं कोई कोताही लगेगी तो उसके खिलाफ भी बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो कल का एक्शन हुआ है लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर्स के ऊपर, उसकी तार कहीं ना कहीं मुंबई के सलमान खान की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। ये बात भी निकल के सामने आएगी। ये संतोष जाधव, अगर आपको याद हो, तो वही आदमी है जिसका नाम शुरुआती दौर में सिद्धू मूसेवाला को का मारने में भी उसका नाम आया था कि 2 शार्प शूटर मुंबई से आए थे, उनमें से एक संतोष जाधव था। अब इनका कहना है कि संतोष जाधव ने मुंबई में वो पूना का रहने वाला है, पूना शहर का भी नहीं है। पूना शहर के पास एक छोटा सा गांव है, तलेगांव के करीब, चाकन के पास, जहाँ पे बहुत बड़ी कारों की, बसों की, ट्रकों की फैक्ट्रीज हैं, टाटा की फैक्ट्री है, बजाज की फैक्ट्री है, उस एरिया का रहने वाला है वो। लेकिन वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जुड़ा हुआ था। कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है। एक ही केस है जहाँ पे 7-8 लोगों ने मिल के एक आदमी को मारा था, उसमें उनके ऊपर वो केस चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उसका पूरा डोजियर, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रखी, तो पाया कि उसके जैसे जिस सोशल मीडिया के हैंडल से वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ टच में था, इस किस्म के 100 से ज़्यादा साइट्स जो हैं, सोशल मीडिया साइट्स, उनकी जानकारी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने हासिल कर ली थी आज से 2.5-3 महीने पहले। उसके बाद क्या हुआ वो उनसे बात करनी पड़ेगी, 1-2 दिन में बात करके वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आगे महाराष्ट्र पुलिस की, जो पूना पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी इस केस में, कितना आगे बढ़ी। और रिंदा के जो केसेस थे, जो टेररिस्ट अभी पाकिस्तान में बैठा है जाके, थोड़े दिन पहले ही गया है, उसके क्या क्या केसेस थे महाराष्ट्र में, उसकी फहरिस्त भी मंगवाई है, वो जो आती है जैसे आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ, जो सरकार ने मोर्चा खोला है,
ये बहुत बढ़िया एक्शन है और ये इसी स्पीड से, इसी ईमानदारी से, इसी इंटेंसिटी से आगे भी चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 4 दिन न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ बटोर ली, सोशल मीडिया पे वाह वाह हो गई, टेलीविज़न पे तालियां बज गई और उसके बाद कोई फाइनल एक्शन नहीं हुआ। एक्शन ज़रूर होना चाहिए। इस जो एक शुरुआत हुई है, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।